Hi friends, you are watching TL Study Lab and this video is dedicated to all engineering BTech and diploma student as well as MTech student can follow this video। हाल ही में मैंने कुछ देखा है कि प्रोजेक्ट्स को लेकर बच्चों में बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है और आजकल जो टेक्नोलॉजिकल के युग को देखते हुए सिनेरियो बदल गया है प्रोजेक्ट्स को करने का। मेरे पास कुछ सजेशंस आती रहती हैं, कुछ लोग प्रोजेक्ट बनाने के लिए पूछते हैं। तो जैसे अब क्या है कि प्रोजेक्ट को गाइड करने के लिए कहा जाता है, तो ड्यूरिंग दिस क्या है कि लोगों का पैटर्न चेंज हो गया है, स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग रिवर्स हो गई है। उन्होंने क्या किया, अभी एक नया ट्रेंड चला हुआ है, यूट्यूब से वीडियो देखेंगे और उसको अपना प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो एक जो माइंडसेट और प्रोजेक्ट की जो भावना होती है वो पूरी तरह से आहत हुई है। और प्रोजेक्ट को कैसे बनाया जाए और कैसे अपने खुद को डेवलप किया जाए, प्रोजेक्ट क्या है, खुद के माइंड को मैच्योर करने की एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को कैसे इफेक्टिवली किया जाए वी विल सी इन दिस वीडियो। यह वीडियो बहुत जरूरी हो गया था बनाना। काफी सारी रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर की प्रोजेक्ट को कैसे बनाया जाए, कैसे स्टार्ट किया जाए। तो आज हम टीएल स्टडी लैब में डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ए प्रोसेस फ्रॉम आइडिया टू फिनिश प्रोडक्ट। आप कंफ्यूजन से क्रिएशंस की तरफ बढ़ पाएंगे। आपके जो मन में कंफ्यूजन है आप सारे क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, और फिर आप क्रिएशन की तरफ मूव करेंगे। वी विल सी प्रोजेक्ट सिलेक्शन टू फैब्रिकेशन एंड वी विल अंडरस्टैंड रिपोर्ट कंटेंट स्टेप फॉर फाइनल सेमेस्टर स्टूडेंट्स फॉर डिप्लोमा एंड इंजीनियरिंग। हम इसमें क्या है कि देखेंगे कि कैसे प्रोजेक्ट को सिलेक्ट किया जाए, कैसे फैब्रिकेट किया जाए, कैसे हम रिपोर्ट को प्रिपेयर करें, क्या क्या स्टेप होने चाहिए जो हमें एक प्रोजेक्ट को बनाने के अंदर लेने चाहिए। जैसे आपके थर्ड ईयर के अंदर प्रोजेक्ट आता है, प्रोजेक्ट क्या है, एक जरूरी पार्ट है किसी भी कोर्स को इम्प्लीमेंट करने का। इवन क्या है कि आईआईटीज में आप देखेंगे तो कोर्स के भी प्रोजेक्ट होते हैं। हर सब्जेक्ट का एक आउटकम, एक प्रोजेक्ट होना ही चाहिए इंजीनियरिंग के अंदर कि प्रोजेक्ट को कैसे किया जाए। अभी फाइनल ईयर में होता है लोगों के, थर्ड ईयर के अंदर भी होता है कई जगह, मिनी प्रोजेक्ट और मेजर प्रोजेक्ट। आप दोनों को इस तरीके से करेंगे, मैंने एक गाइडलाइन दी है, इस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे से आप अपने प्रोजेक्ट्स को कर पाएंगे और आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। पहले हम स्टेप को ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि सबसे पहले जो आपका काम है, पहले आपके पास एक टीम होनी चाहिए। अभी हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन मैं अभी ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या पॉइंट पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके पास एक टीम होनी चाहिए, टीम बिल्डिंग इज मस्ट एंड विद ए लीडर। एंड द नेक्स्ट वन इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। सभी बैठे डिस्कस करें कि हम किन किन चीजों पे काम कर सकते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग को भी आगे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। देन आफ्टर दैट कमिंग, फिर आता है सिलेक्शन ऑफ गाइड कि गाइड का सिलेक्ट को चुनाव करना। उसके बाद में आता है सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, टॉपिक को सिलेक्ट करना कि हम किस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। ये इतना सब कुछ हो जाने के बाद में टॉपिक को सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद में इकोनॉमिकल एस्टिमेशन जरूरी है कि भाई आप जो करने वाले हो वो आपके बजट के अंदर है या नहीं है। इसके बाद में हम जाते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी। हमने टॉपिक को सिलेक्ट कर लिया, इकोनॉमिकल एस्टिमेशन कर लिया, सब कुछ सही है। अब हमें ये देखना है कि टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी क्या है, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या मटेरियल चाहिए हमें, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और किस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चाहिए या किस टाइप की फैसिलिटी चाहिए जो हमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के अंदर हेल्पफुल होगी। एंड द नेक्स्ट वन इज मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ये सारा कुछ होने के बाद में हमारे पास एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन मिलनी चाहिए, ये हमें एक डिजाइन देगी। इसके बाद में हम सॉफ्टवेयर पे काम करके अपने डिजाइन की टेस्टिंग सॉफ्टवेयर पे भी कर सकते हैं। इसके बाद में आता है फैब्रिकेशन। एक बार टेस्टिंग होगी सॉफ्टवेयर के अंदर और डिजाइन आ गया, उसके बाद हम फैब्रिकेशन करेंगे प्रोडक्ट का, और उसके बाद में फाइनल प्रोजेक्ट की टेस्टिंग और लॉन्चिंग होगी। तो ये सारे स्टेप हैं जो हमें प्रोजेक्ट के अंदर फॉलो करने चाहिए। इसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। टीम बिल्डिंग विद ए लीडर। आपके पास सबसे पहले आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपके पास एक टीम होनी चाहिए। टीम होने के लिए क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने पार्टनर सेलेक्ट करने हैं कि आप किन लोगों के साथ काम करना चाहिए। इसमें क्या है, कंपैटिबिलिटी इशू नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के साथ आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट में काम कर पाओ, ऐसी आपकी टीम होनी चाहिए। इस टीम को बनाने के लिए कुछ एक चीज जो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आपस में आप कंफर्टेबल हो काम करने के लिए, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। और द सेकंड वन इज कि आपके बीच में अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इसमें प्रोजेक्ट डिले होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और नेगेटिव एटीट्यूड को आप इग्नोर करें। अब की बोनस पॉइंट में क्या कहता हूं कि यदि आपके लिए ये बोनस पॉइंट मिलेगा हर एक चीज के अंदर जिसको आप करेंगे तो आप आपके प्रोजेक्ट की क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं। जैसे अभी आप क्या की सेलेक्ट कर रहे हैं, आपका 4 या 5 लोगों का ग्रुप होता है जनरली, 4-5 लोगों का ग्रुप है, तो उसमें आप देखें कि डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स आप एक साथ आए और काम करें। कि जैसे कोई मैथमेटिकली बहुत साउंड होता है कैलकुलेशन में जिसकी हेल्पफुल होगी, तो 1-2 लोग वो होंगे तो अच्छा रहेगा।
और एक दो लोग ऐसे होंगे कि जिनके फैब्रिकेशन स्किल्स अच्छे हो, क्योंकि सारी क्वालिटीज ये क्या है डिवाइडेड होती है अलग अलग लोगों के अंदर। तो जैसे हमने कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे, मेरा पहला प्रोजेक्ट याद आता है, तो हमने बिल्कुल यही प्रोसीजर फॉलो किया और ऑल इंडिया के अंदर कॉम्पिटिशन था, उसके अंदर हम प्रोजेक्ट को विद इन 2 और 3 डेज की टाइमलाइन थी। तो उसको हम क्या है कि ओनली हमने 1.5 डे में कंप्लीट कर लिया था। इसका रीजन यही था कि हमारे पास मैथमेटिकली साउंड बंदे थे, फैब्रिकेशन स्किल बंदे थे, किसी की टेस्टिंग अच्छी थी, एक कुछ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स अच्छे थे कि आपके लिए कुछ चीजों को अरेंज करना है, कुछ फैसिलिटीज को अरेंज करना है। तो वो बहुत ही साउंडली बहुत ही अच्छे से क्या है कि इन चीजों को अरेंज करवा पाए। तो आप यदि ब्रॉडली देखें, ये ब्रॉडली एक्सप्लेनेशन है, बाकी यदि आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है तो आपको उसको थोड़ा जाके खोलना पड़ेगा चीजों को, और आपको अच्छे से उसको ध्यान में रखते हुए उस क्वालिटी को चूज करना होगा। तो आप जैसे कि जिसके फैब्रिकेशन स्किल अच्छे हो, मैथमेटिकली साउंड हो, और कुछ थिंक टैंक्स जिसकी सोचने की क्षमता बहुत अच्छी है, और टेक्निकली भी साउंड है, जो टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो इस प्रकार से ये एक जो टीम बनेगी, ये आपको बहुत ही अच्छी राह की तरफ ले जाएगी। आपके प्रोजेक्ट कंप्लीशन के चांसेस 100% होंगे और आपका प्रोजेक्ट डेफिनेटली बहुत सही बनने वाला है यदि आपके पास एक अच्छी टीम है। बट एट द एंड क्या है, यदि आपके ये कोर्स प्रोजेक्ट्स हैं, यदि आप इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हैं, बीटेक के प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट हैं, एमटेक के प्रोजेक्ट्स हैं, तो एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए कि आपस में इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज इतना हो कि आप खुद को डेवलप करें। ये सारी क्वालिटीज जो है ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स के अंदर डेवलप हो जाएगी यदि ऐसे टीम के अंदर काम करेंगे। तो आपकी टीम आपके प्रोजेक्ट के लिए पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए अब आपकी टीम अब क्या होता है कि जनरली टीम कुछ लोग क्या करते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उनके प्रोजेक्ट का मोस्ट ऑफ द टाइम टीम सिलेक्शन और टीम बिल्डिंग या फिर टीम लीडर के डिसाइड में चला जाता है। तो यदि ऐसा भी नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर टाइमलाइन होनी चाहिए पर्टिकुलर चीजों के लिए। अभी क्या है कि ये डिस्प्यूट्स बहुत कम होने चाहिए। आपका ऐसा नहीं है कि भाई डिस्प्यूट हो जाए, आप इस प्रोजेक्ट को टेक्निकल प्रोजेक्ट को आप पूरा एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दो। ऐसा करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है, आपको यहाँ पर इसको पॉलिटिकल रूप देने की जरूरत नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल क्वालिटीज जरूर डेवलप होती है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर ये आवश्यकता नहीं है कि आप बहुत ज्यादा डिस्प्यूट करें, बहुत ज्यादा दिनों तक आप पूरा टीम सिलेक्शन का प्रोसीजर चलाते रहें, पता चले लोगों ने प्रोजेक्ट बना लिया और आप अभी टीम सिलेक्ट कर रहे हैं। ये काम बहुत क्विकली होने चाहिए। हमें आइडिया रहता है, आपस में एनवायरनमेंट में हम बच्चों के साथ रहते हैं तो हमें पता रहता है कि कौन किस फील्ड में एक्सपर्ट है, किससे हमारी अच्छी पड़ती है। तो वो टीम बिल्डिंग का काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। अब टीम लीडर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि टीम लीडर को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि पहले तो उसको बिना डिस्प्यूट के सिलेक्ट करो। अब टीम लीडर के भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो इंश्योर करेगा कि ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द टीम आर पार्टिसिपेटेड इन द प्रोजेक्ट, कि वो हर बंदा इन्वॉल्व हो रहा है, हर किसी टीम मेंबर के पास कोई ना कोई काम है। ये वाली जिम्मेदारियां टीम लीडर के पास रहती है, और हर किसी का इन्वॉल्वमेंट हो, हर किसी का इनपुट आ रहा हो। और मॉनिटरिंग वीकली या फिर डेली मस्ट बी, भाई कि अलग अलग काम को डिवाइड कर दिया, टीम लीडर क्या करेगा, वर्क को डिवाइड करेगा। ये आपस में एक दूसरे की सहायता से किया जा सकता है, लेकिन यदि एक टीम लीडर हो तो डिसीजंस के अंदर इजी रहता है और कम्युनिकेशन के अंदर इजी रहता है। फिर क्या होता है कि वो मॉनिटरिंग करेगा, वीकली भी कर सकता है, डेली भी कर सकता है। फिर इससे देखा जाएगा कि किसका इनपुट प्रॉपरली आ रहा है, किसी कोई कमजोर पड़ रहा है, उसे कुछ हेल्प चाहिए, तो ये आपस में सब मिलकर फिर उस पार्ट को ढूंढेंगे और उसे हेल्प करेंगे। और टीम लीडर का एक इंपॉर्टेंट काम होता है कि आप माइलस्टोन को अपने लिए माइलस्टोन डिसाइड करें, प्रोजेक्ट को छोटे छोटे माइलस्टोन में कन्वर्ट करें, और उन माइलस्टोन के लिए इन माइलस्टोन को अचीव करने के लिए आप एक टाइमलाइन डिसाइड करें। ये टीम लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यदि माइलस्टोन में प्रोजेक्ट को कन्वर्ट करके विद प्रॉपर टाइमलाइन के साथ वो वर्क करे तो बहुत इजी हो जाता है अपने कंफ्यूजन से क्रिएशन की तरफ पढ़ना। तो हमने पहली एक्सरसाइज की, ये एक्सरसाइज के अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इस एक्सरसाइज का आउटपुट आपके पास है कि आपके पास एक टीम की लिस्ट है और आपके पास एक टीम लीडर है। तो इस एक्टिविटीज को भी हमें रिपोर्ट में इन्वॉल्व करना रहता है। अब द नेक्स्ट सेशन इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। अभी एक मैंने सिनेरियो देखा
कि कॉलेजेस के अंदर आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग को तो बदल ही दिया है। जस्ट क्या होगा कि YouTube खोलेंगे और सर्च करना स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट्स वगैरह, या फिर कोई अन्य वेबसाइट्स खोलेंगे और स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट सर्च करना, और वीडियो देखेंगे और सोचेंगे कि हाँ यार ये बना लेना चाहिए। ये बहुत ही डेंजरस है आपके लिए। ये आपका दिमाग जो है उसको ब्लॉक कर रही है। आप आने वाले टाइम में अपनी सोचने की क्षमता को सिर्फ YouTube जैसी चीजों के लिए आप लिमिटेड कर रहे हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब बिल्कुल ये ना समझें कि आपको कहीं से देखना है, उसको फाइनल करके और चिपका देना है। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं है। इससे बहुत सावधान रहें। यदि आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो इस चीज से आपको दूर रखना है प्रोजेक्ट के अंदर, इवन और बहुत सारी चीजों के अंदर इस चीज से आपको अलग रखना है। तो ये तो है हमारे लिए बैन, जो ये चीज थी जो जो अभी ज्यादातर लोग कर रहे हैं, ये तो हमारे लिए बैन है। ये मैं जनरलाइज फॉर्म में बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी ब्रेनस्टॉर्मिंग लोग नहीं करते या कुछ स्टूडेंट्स नहीं करते। कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप है जो ये अभी भी इन स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो करता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले प्रोजेक्ट्स के अंदर आसपास के आपके प्रॉब्लम्स है, आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ढूंढिए आसपास की, जरूरतें क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है। ये मत सोचिए कि क्या छोटा है क्या बड़ा है, कि आजकल कंपैरिजन करते हैं कि यार ये प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है। बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो बस जैसे स्टार्ट करें और एंड में इन यूनिवर्स आप अपने आसपास से लेकर यूनिवर्स में कहीं तक भी जा सकते हैं, लेकिन जो शुरुआती पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो आपका सराउंडिंग होना चाहिए। कभी कभी ये समस्या आती है कि जब आप सोचने बैठते हैं तो आपको ये लगता है कि ये चीज तो इररिलेवेंट है, कि यार ये छोटी सी चीज है, इसको क्या करना है। कि सेशन के अंदर क्या है कि सब पहले अलग अलग सब अपना अलग अलग सोचें, फिर एक साथ बैठें और उसको डिस्कस करें। यदि एक साथ बैठ के डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है तो आजकल कनेक्टिविटी के बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट अवश्य करें एक दूसरे को। और ये मत सोचे कि ये चीजें इररिलेवेंट दिख रही है। कुछ इररिलेवेंट चीजों के भी बहुत रेलेवेंस निकलता है। प्रिकॉशंस एंड अवेयरनेस, सबसे इसमें सावधानी रखने वाली क्या चीज है कि आप ये मत सोचे कि ये छोटा प्रोजेक्ट है, इसका वजन कम होगा, इसका बाहर क्या है। ये चीजें बहुत एक क्या है कि मतलब बहुत छोटी चीजें भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो सकती है। लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही कम रेलेवेंट चीज है, बहुत छोटी होगी ये तो। सर इतना छोटा, यही डाउट आते हैं एक्चुअली लोगों के कि सर ये तो इतना छोटा सा प्रोजेक्ट है, ये हो जाएगा क्या, ये सबमिट हो जाएगा क्या? अरे आप उसकी कोई चीज उसके साइज और उसके वेट से डिसाइड नहीं होती, उसकी यूटिलिटी से डिसाइड होती है। उसकी यूटिलिटी कितनी बड़ी है, आप उस चीज की यूटिलिटी को देखें, टोपोग्राफी को नहीं देखें। और इसके बाद में क्या करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद में जो जो भी प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में आई आप उसको लिस्ट आउट करें। तो इस आउटपुट क्या हुआ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस का, आपके पास एक टेबल आ जाएगी। टेबल के अंदर आपके पास क्या है, टॉपिक्स आ जाएंगे कि आपने किस किस टॉपिक्स को आप बनाना चाहते हैं। जैसे अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो करंट सिनेरियो के अंदर एक कोविड-19 बड़ा इशू है। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है कि जैसे टेबलेट कर लिया, किसी ने अपनी टेबल बनाई, एक ग्रुप था, ग्रुप के अंदर पर्टिकुलर पर्सन है, उसने ये 2-3 टॉपिक सोचे कि जैसे पेडल हैंड वॉश मशीन बना सकता हूँ मैं, बॉडी सैनिटाइजिंग स्प्रे डिवाइस बना सकता हूँ, क्योंकि उसने करंट सिनेरियो के अंदर चलती प्रॉब्लम्स को सोचा और उसको देख के कुछ आइडिया है। तो ये जस्ट एन एग्जांपल है। तो ये आप प्रिकॉशंस और अवेयरनेस जरूर रखें। अब द नेक्स्ट वन इज सिलेक्शन ऑफ गाइड। सिलेक्शन ऑफ गाइड के अंदर क्या है, बहुत दिक्कतें आती है। एमटेक और कोर्सेज के अंदर तो बहुत ज्यादा है कि लोगों को लगता है कि यार ये गाइड बहुत अच्छा है, ये गाइड बहुत खराब है, उसको तो ये गाइड मिल गया, मुझे तो यानी कि डॉक्टर ये सर नहीं मिले और मुझे तो वही गाइड चाहिए। अरे भैया गाइड क्या है कि सब अच्छे होते हैं। आप ये मत सोचे कि ये आपको बैड गाइड करेगा या गुड गाइड करेगा। गाइड सब अच्छे होते हैं, आपका एफर्ट देखना होता है। आप जितना एफर्ट डालोगे उतना आपको गाइडेंस मिलेगा। अब आजकल क्या सिनेरियो क्या हो गया है कि सामने ले जाकर रख देते हैं सर की टॉपिक भी आप बताएं, रिसर्च भी आप करें, आप पूरा हमें करके दे दें। मतलब ये क्या है कि बच्चों ने अपना इन्वॉल्वमेंट घटा दिया है। बच्चों ने अभी करंट प्रॉब्लम से क्या चल रही है कि 4 वीडियो लेके आएंगे, जैसे कि कोई गाइड ने कहा कि चलिए ब्रेन एक्सरसाइज कीजिए, आपकी आप फाइंड आउट कीजिए कि आपको प्रोजेक्ट क्या क्या बनाना है। तो बच्चा क्या करेगा, इनपुट के रूप में 4 वीडियो लेके आएगा, सर ये देख लो, इन 4 वीडियो में से कोई एक सेलेक्ट करके बता दो कौन सा बनाना है। तो ये क्या है कि ये जो एटीट्यूड है आपको इसको बदलना पड़ेगा। गाइड कभी अच्छा है बुरा नहीं होता, अच्छा है बुरे होते हैं आपके एफर्ट्स। आप जितना एफर्ट्स डालेंगे आपको उतना गाइडेंस अच्छे से मिलेगा। तो गाइड के सिलेक्शन के ऊपर ज्यादा सोचिए मत। हाँ, ये आप एक सावधानी रखिए, आप डिफरेंशिएट करके चलें कि
टीममेट और गाइड के अंदर कुछ डिफरेंस होता है। आप अपना काम नहीं सौंप सकते, आप गाइड ले सकते हैं लेकिन आप अपना काम नहीं सौंप सकते। जैसे कि आपको मान लो कि कोई सॉफ्टवेयर पे कुछ डिजाइन करना है, आपको कोई प्रॉब्लम आई, तो आप सर से पूछ सकते हैं कि गाइड से कि आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, यू कांट से कि सर आप इसका डिजाइन बना दीजिए। तो ये एटीट्यूड आप बिल्कुल इसको आप रिकवर करें, सभी लोग ध्यान में रखें, सिंसियरली अपना काम करें और गाइड के साथ ऑनेस्ट रहें, आप श्योर सक्सेस को प्राप्त करेंगे। गाइड विल अरेंज एवरीथिंग फॉर यू यू वांटेड, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स। देन माय टैगलाइन इज दैट गाइड विल हेल्प यू टू गेट सक्सेस, नॉट विल गिव सक्सेस टू यू। गाइड आपकी सक्सेस प्राप्त करने में मदद करेगा, सक्सेस लाके आपको नहीं देगा, क्योंकि यदि ऐसा करेगा या फिर ऐसा कोई करता है तो वो आपको निकट्टू बना रहा है, आपके माइंड को ब्लॉक कर रहा है। आउटपुट इसका क्या होगा, इस एक्सरसाइज का गाइड का नाम आपके पास एक होगा। हाँ, कुछ ये जो एडवांस चीजें हैं मैं ये आपको बता दूं, कई जगह शायद इस चीज को एक्सरसाइज नहीं किया जाता, तो आपके पास फैसिलिटीज रहती है कि आप एक्सटर्नल गाइड या फिर को गाइड भी ले सकते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले आप अपना जो गाइड है उसके साथ कंसल्ट करें। कई बार क्या होता है कि आपको कुछ इंडस्ट्री के अंदर काम करना है, कुछ टेस्टिंग प्रोसीजर्स हैं आपके, तो वो आपके पास अवेलेबल नहीं होते, तो आपको एक्सटर्नल फैसिलिटीज को एक्सेस करने की जरूरत पड़ती है। तो आप इंडस्ट्री से किसी को गाइड लीजिए या फिर किसी अदर कॉलेज है उसके अंदर फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप उस गाइड के साथ मिलके भी काम करते हैं। तो गाइड की फैसिलिटीज होती है, आप आउटसाइड द इंस्टीट्यूशंस भी अपना गाइड चूज कर सकते हैं एज ए को गाइड। मेन गाइड जो आपके इंस्टीट्यूशन का रहता है। अब आते हैं हम सिलेक्शन ऑफ टॉपिक पर। हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, गाइड का सिलेक्शन कर लिया, टीम बिल्डिंग थी, टीम लीडर था हमारे पास। अब आपके पास क्या है, एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स अवेलेबल है। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से आई थी। अब आप आपस में डिस्कस करें और उसमें से बेस्ट 3 प्रॉब्लम चूज कर लें। आपस में सब बैठें, डिस्कस करें कि किस चीज की यूटिलिटी ज्यादा है, किस चीज का रेलेवेंस ज्यादा है, कौन सी फिजिबल है टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली कौन सी फिजिबल है, ब्रॉडली इसको देखें। फिर आप उसमें से बेस्ट 3 चूज कर लें। अब आप उस बेस्ट 3 पे काम करना स्टार्ट करें। उस बेस्ट 3 की क्या है कि आप सबसे पहले क्या करें, आप इकोनॉमिक फिजिबिलिटी देखें कि आपके पास कितना इकोनॉमिकल इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, क्या आपकी जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है उस पर खरा उतर सकता है। इवन क्या है कि कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए तो क्या है कि स्पॉन्सर भी अवेलेबल होते हैं। यदि आप अपने मार्केट में जाकर आपका पहले इकोनॉमिकल कैलकुलेशन करें और प्रोजेक्ट अच्छा है तो मार्केट में जाकर स्पॉन्सर ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। पर यदि वो भी नहीं मिलते हैं या फिर स्पॉन्सर्स जितना मिलता है उसका टोटल मिला के क्या इकोनॉमिकली आपका फिजिबल है इस ये प्रोजेक्ट, कितना आप स्पॉन्सरशिप ले पाएंगे, तो इस चीज को आप पहले कैलकुलेट करें, एक ब्रॉड एस्टिमेशंस करें। देन चेक की टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या है। आपने चलो आइडिया आपका अच्छा है, आपने इकोनॉमिकली भी आपने आपके लिए करेक्ट है, आप स्पॉन्सर भी ले आएंगे उस चीज के लिए, पर क्या आपके पास जो एनवायरनमेंट है और आप जिन जिन फैसिलिटीज को एक्सेस कर सकते हैं क्या टेक्निकल फिजिबिलिटी है, यदि हाँ तो आगे बढ़े, नहीं तो दूसरे टॉपिक पे विचार। और एक चीज का ये बात भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि कोई आप कुछ ऐसा प्रोजेक्ट इन्वॉल्व कर रहे हैं जिसमें क्रीप टेस्टिंग होनी है 1 साल की, या फिर कुछ ऐसे प्रोसीजर ना हो कि जो आपके माइलस्टोन में कंप्लीट ना हो रहा हो, आपके टाइमलाइन में कंप्लीट ना हो रहा हो, कि 5-5 साल के प्रोजेक्ट उठा लिए। आपको प्रोजेक्ट उस हिसाब से आपको ये जरूरी है देखना प्रोजेक्ट के बारे में कि जो हमारे पास टाइमलाइन है क्या ये है उसमें कंप्लीट हो पाएगा, क्या हम उतनी टेक्निकल फैसिलिटीज को एक्सेस कर लेंगे और उस टाइम में कर पाएंगे कंप्लीट, और हमें जो इकोनॉमिकली जो हमें अरेंज करना है इतने टाइम में हम अरेंज करके इम्प्लीमेंट कर पाएंगे क्या। तो आपको ये टाइमलाइन का बहुत ध्यान रखना है। उस हिसाब से आप इन तीनों में से कोई एक बेस्ट टॉपिक चूज करें। आउटपुट विल बी इन ए फॉर्म ऑफ योर प्रोजेक्ट टाइटल। अब आपके पास प्रोजेक्ट टाइटल आ गया, इतनी एक्सरसाइज को आप रिपोर्ट के अंदर जरूर मेंशन करें। आपका प्रोजेक्ट टाइटल इतने टॉपिक्स को कवर करने के बाद में आपके पास आएगा। जनरली होता है क्या है कि हम फर्स्ट पेज से ही प्रोजेक्ट का टाइटल लिखते हैं और उसी के बारे में लिखना चालू कर देते हैं, तो दैट इज द नॉट ए करेक्ट रिपोर्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू मी। आई ऑलवेज प्रेफर टू स्टूडेंट टू मेंशन दिस ऑल स्टेप्स यू हैव डन। आप अपने यदि आपके पास कोई रफ डिटेल्स है तो उसको भी आप प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट में लगाइए। अब द नेक्स्ट वन इज द इकोनॉमिकल एस्टिमेशंस। अब आपके पास एक फाइनल टॉपिक है। अब आपको उसका सबसे पहले एग्जैक्ट इकोनॉमिकल एस्टिमेशंस नापना है कि इसके लिए हमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी रिक्वायर्ड है, जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है, जो भी टेक्निक रिक्वायर्ड है,
इन सब के अंदर हमारा इस चीज को एक्सेस करने में, किसी चीज को परचेस करने के अंदर टोटल खर्चा कितना आएगा, मैन मटेरियल लेबर मशीन टेक्नोलॉजी, जो भी चीज रिक्वायरमेंट है सब उस रिक्वायरमेंट को आप पहले लिस्ट आउट करेंगे, फिर उसके बाद उसका इकोनॉमिकल एस्टिमेशन करेंगे। तो फाइनल इसका आउटपुट क्या आएगा इस एक्टिविटी का, आपके पास एक अमाउंट आ जाएगा कि आपको इतना अमाउंट खर्च करना पड़ेगा इसके अंदर। यदि आप अभी एग्जैक्टली करेक्ट है, जो कि ये एक ब्रॉडली एक्सरसाइज पहले हो चुकी है, तो ये जो इकोनॉमिकल एस्टिमेशन है ये आपके अंडर द आपके क्राइटेरिया के अंदर ही आएगा। यदि कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो आप दूसरा या तीसरा टॉपिक सिलेक्ट करें, वापस पिछले वाले एक्सरसाइज करें, फिर इस एक्सरसाइज पे आए। और यहाँ पर आपके लिए करेक्ट है, इकोनॉमिकल एस्टिमेशंस आपके मापदंडों पे खरा उतरता है तो आपके पास एक अमाउंट आ जाएगा। अभी आप स्टार्ट करें उसके लिए स्पॉन्सरशिप ढूंढना, या फिर स्पॉन्सर की जरूरत नहीं है, कॉलेज लेवल पर अवेलेबल है, या आप खुद इसको बेयर कर सकते हैं, तो आगे बढ़े। अब द नेक्स्ट वन क्या है कि जस्ट इकोनॉमिकल एस्टिमेशन के बाद में आप अपनी पूरी रिक्वायरमेंट को लिस्ट आउट करें, फिगर आउट करें, और देखें कि इन सबको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लें कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट, इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट, और सबको डिवाइड कर दें कि माइलस्टोन के अंदर कि आप इन सब फैसिलिटीज को अरेंज करेंगे। अब तो आप नोट डाउन करें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है। आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस असेंबली के लिए कौन सी फैसिलिटीज चाहिए, कौन कौन से एसेंशियल कंपोनेंट्स चाहिए, ये सारी रिक्वायरमेंट्स लिस्ट आउट कर लें। इसके बाद में हमें देखना होगा कि कौन कौन सी फैसिलिटीज जो हमारे यहाँ कैंपस में अवेलेबल है, और कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज हैं जिनको प्रोजेक्ट को हमें कंप्लीट करने के लिए बाहर से एक्सेस करना पड़ेगा, और कोशिश करें कि ये नियर बाय द कैंपस हो, इससे इन्हें एक्सेस करना आसान होगा। अभी आपने अपने प्रोजेक्ट को माइलस्टोन में डिवाइड कर रखा है, तो यहाँ पर जैसे टेक्निकल रिक्वायरमेंट आ जाती है आपके पास, तो आपके पास एक ब्रॉड आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सा पार्ट किस जगह से हमें एक्सेस करना है, और किस तरीके से हम इसको माइलस्टोन में एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। इतना करने के बाद टीम लीड को चाहिए कि वो सब में काम डिवाइड कर दे, क्योंकि कई बार हो सकता है कि मैन्युफैक्चरिंग हम अलग अलग स्टेप पे करने वाले हो, तो अलग अलग स्टेप में करने के बाद में हम एक जगह इसको असेंबल कर सकें। तो इस एक्टिविटी का हमारे पास एक आउटपुट क्या आया कि अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट तक हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, इंक्लूडिंग मैन मटेरियल, लेबर और टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकल, सब रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आ जाएगी इस एक्टिविटी के बाद में। ये क्या हो गया है कि एक ग्राउंड लेवल की स्टडी हो गई। अब आपके पास ग्राउंड लेवल पे जो रिक्वायरमेंट है ना, इतनी स्टडी करने के बाद में वो आ जाएगी। यदि आप यही प्रोसेस स्टार्टिंग में करते हैं तो आप ग्राउंड लेवल पे जो काम करना चाहते हैं, कौन कौन सी फैसिलिटी चाहिए, वो फाइंड आउट नहीं कर पाते। आपके पास आउटपुट के रूप में एक लिस्ट अवेलेबल है। अब नेक्स्ट वन इज द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द पार्ट। ये हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है बहुत लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्टली आइडिया मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद लगेगा। इस कैलकुलेशन के बाद में आपके पास एक फिजिकल स्ट्रक्चर आ जाएगी जो आपको रिक्वायर्ड है। आप उसकी टोपोग्राफी को डिसाइड कर देंगे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बेस पे। जो आपका फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है वो ऑन पेपर आपके पास आ जाएगा। तो यदि आपके पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं है अभी कुछ सेट बैठता है, तो आप यहाँ पर उसको चेंज भी कर सकते हैं, और इसके बाद में आप अपने प्रोजेक्ट की सिक्वेंसिंग करें, क्योंकि आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आ गया है। आप फाइनल प्रोडक्ट आपके पास ऑन पेपर है, इस प्रोजेक्ट की सिक्वेंसिंग करें। प्रोजेक्ट की सिक्वेंसिंग यहाँ से बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आपने सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर ली है, तो अब सिक्वेंसिंग बहुत आसान हो जाएगी। सिक्वेंसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। यदि आप सिक्वेंसिंग नहीं करते हैं तो वॉच पोस्ट में क्या मिक्स हो जाता है, कोई पार्ट पहले करना है वो बाद में करना है पहले। इस टाइप से क्या है कि एक टीम वर्क का जो हम एफिशिएंसी जो है वो गिर जाती है। यदि हम एफिशिएंटली करना चाहते हैं तो हमें सिक्वेंसिंग इज मस्ट फॉर अस। आउटपुट हमारे पास क्या है इस एक्टिविटी का, एक ड्राइंग है आपके, सिक्वेंसिंग है प्रोजेक्ट, जो कि डिसाइड करेगी कि आप माइलस्टोन जो है आपके, आप उनको विथ टाइमलाइन अब आपके पास आ जाएंगे। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर पाएंगे, एग्जैक्ट अपना एक प्लान डिसाइड कर पाएंगे कि हम इतने टाइम के अंदर इस टाइप से इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो एग्जैक्ट प्लान हमारे पास आ गया है। नाउ वी डिजाइन एंड सिमुलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द प्रोजेक्ट। आजकल क्या डिफरेंट टाइप की सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। ये नहीं है कि आपने प्रोजेक्ट बना दिया, आप बनाने के बाद में टेस्टिंग के दौरान फेल हो। आपके पास ऐसी फैसिलिटीज अवेलेबल है कि आप पहले ही इसको चेक कर पाएंगे कि रिजल्ट्स क्या होंगे। यानी कि आपने कोई चेयर डिजाइन किया, आप उसके ऊपर पर्टिकुलर लोड लगाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने जैसे 20 kg 30 kg के लिए
चेयर डिज़ाइन की है और आप बाद में टेस्टिंग करते हैं तो पाते हैं कि ये जल्दी ब्रेक हो गई, तो आप इस चीज़ को पहले ही सॉफ्टवेयर के अंदर देख सकते हैं कि हमारे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। तो इसके लिए आप जो पेपर पे डिज़ाइन, ऑन पेपर डिज़ाइन है, उसको आप सॉफ्टवेयर के अंदर भी डिज़ाइन कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसके बाद में उसमें सिमुलेशन कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर अवेलेबल है आजकल, ऑटोकैड, एनसिस, कैटिया, एडम्स कार, क्रियो, सॉलिडवर्क्स एक्सेट्रा। ये मैंने मैकेनिकल साइड के कुछ सॉफ्टवेयर बता दिए हैं। अभी क्या है कि इन स्टेप में से यदि आप कंप्यूटर साइंस के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, इलेक्ट्रिकल के, तो जो स्टेप्स आप पे इंप्लीमेंट हो रहे हैं वो स्टेप आप रखिए, बाकी सबको आप स्किप कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज द फैब्रिकेशन। अब इसमें क्या है, हमें स्किल्स की जरूरत पड़ने वाली है कि आपके फैब्रिकेशन स्किल्स कितने अच्छे हैं, प्रैक्टिकल स्किल्स कितने अच्छे हैं। इफ़ यू आर अ डिप्लोमा स्टूडेंट देन इट इज़ ऑलवेज एक्सपेक्टेड, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर यू। एंड इफ़ यू आर एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट देन this side may be a little bit weaker or you can take help of others. Strategical point of view से डिस्कस कर रहे हैं फैब्रिकेशन टेक्निक्स की, मैं आपको एक अलग वीडियो बना कर दूंगा। फॉर द स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, आफ्टर सीक्वेंसिंग हमें प्रोजेक्ट को फैब्रिकेट करना है। यदि सीक्वेंसिंग प्रॉपरली नहीं की होगी तो मान लीजिए कि आपको टर्निंग, बोरिंग एटसेट्रा प्रोजेक्ट प्रोसेस करनी है, कुछ पहले करना था, बाद में आपसे इजीली नहीं हो पाएगा, तो इसलिए सीक्वेंसिंग इज द मस्ट। और आप फैब्रिकेशंस को क्या है कि आप ऐसे मत कीजिए कि सारे, जैसे 4 या 5 लोग एक ग्रुप में हैं तो पांचों लोग खड़े होकर एक टर्निंग किए जा रहे हैं 3 दिन तक, तो ऐसा नहीं हो। आप क्या प्रोजेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स को डिवाइड कर लें आपस में और फिर उसके बाद में असेंबल करें। अलग अलग स्टेप्स में अलग अलग टीम के अंदर डिवाइड होकर, एक टीम के अंदर भी अलग अलग डिवाइड होकर आप फैब्रिकेट करें और फिर इसको असेंबल करें। हम एक्सपेंसेस में बेस्ट प्रोडक्ट देना होता है, तो हमारे पास इसका आउटपुट क्या आएगा, एक असेंबल प्रोडक्ट आ जाएगा। देन नाउ ऑन विच टेस्टिंग विल हैपन, ये आपके लिए बहुत अच्छा दिन होगा यदि आपने इतने स्टेप्स फॉलो किए हैं। आप एक बार सोच के देखिए कि यदि आपने मन में वीडियो के दौरान भी इसको इन स्टेप्स को फॉलो किया है और एक इमेजिनेशन बना लिया है, तो एक बार आप चिल्लाकर बोले कि यस आई डिड इट एंड फील कि इस दिन की खुशी क्या होगी। तो टेस्टिंग एंड लॉन्चिंग में क्या होता है कि आपके टेस्टिंग टेक्निक्स डिफरेंट टाइप की अवेलेबल है और टेस्टिंग के दौरान क्या है, टेस्टिंग और लॉन्चिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो आप घबराएं नहीं और आप उस चीज़ को क्या है कि तुरंत वहीं सही करने की कोशिश करें, रिजॉल्व करने की कोशिश करें। जो भी आपके प्रॉब्लम्स आ रही है आप उसको रिजॉल्व करें। और हाँ, आपके प्रोजेक्ट में क्या है कि कुछ फ्यूचर वर्क हो सकता है, आप ऑलवेज अपनी रिपोर्ट के अंदर मेंशन करें कि आपके प्रोजेक्ट के लिए फ्यूचर वर्क क्या है। कंक्लूजन के अंदर आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड फ्यूचर वर्क होना बहुत ज़रूरी है। एंड टेस्टिंग मेथड विल मे बी डिफरेंट एंड ट्राई टू फाइंड द बेस्ट of them. So thank you so much, keep connected, join my telegram channel Tushar Laura sir for more update. Thank you so much, keep connected.